हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जानने से पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस ऑर्गन में होता है? क्या आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस ऑर्गन में होता है? आप लोगों का आंसर होगा पत्ती में। एग्जैक्टली, आप लोग का आंसर सही है, पत्ती में ही फोटोसिंथेसिस संपन्न होता है। लेकिन पत्ती के भी किस ऑर्गन में, पत्ती में ऐसा क्या है जहां फोटोसिंथेसिस होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि लाइट एनर्जी का उपयोग करके प्लांट जो है अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट को शाकाहारी जीव खाते हैं और शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट प्रोड्यूसर है वो प्लांट है। तो प्लांट आखिर किस ऑर्गन में भोजन बनाते हैं? पत्ती में। तो पत्ती में ऐसा क्या है जहां पे ये भोजन बना पाते हैं? इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानते हैं। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं वो लीफ में संपन्न होता है। जो लीफ होता है वहां पे फोटोसिंथेसिस संपन्न होता है। अगर हम लोग लीफ को तोड़ लें और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो ये कई तरह के सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो कई तरह के सेल से मिलकर बना होता है, इनमें से इनके बीच में जो सेल होते हैं इनको कहा जाता है मेसोफिल सेल। इन्हीं मेसोफिल सेल में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इन मेसोफिल सेल में आखिर क्या पाया जाता है कि इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? अगर हम लोग इन मेसोफिल सेल को बाहर निकाल कर देखें तो क्या दिखाई देगा? देखिए, ये है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर एक विशेष सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो मशीनरी होते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया जाता है, या इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सारे के सारे एंजाइम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, क्या होता है, इसके प्रोसेस को समझने से पहले हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सीधे डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगा। फर्स्ट स्लाइड में लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ये सेकंड स्लाइड है जहां पे स्ट्रोमा दिया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को सीधे डायग्राम से समझाता हूं। दोस्तों, ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कोई भी सेल जो बना होता है वो किसी ना किसी एक मेम्ब्रेन से, किसी ना किसी एक दीवार से घिरा होता है जो उस सेल को सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन से घिरा होता है जो क्लोरोप्लास्ट को सुरक्षा प्रदान करते हैं और शेप प्रोवाइड करते हैं। पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। इसमें जो सबसे बाहर की ओर मेम्ब्रेन होता है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि बाहर की ओर है इसलिए आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसकी जो मोटाई होती है 40 से लेकर 60 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। उसके बाद इसके अंदर दूसरा और एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी मोटाई भी 40 से 60 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो हमने क्या देखा? क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसमें एक होता है आउटर मेम्ब्रेन जिसकी मोटाई 40 से 60 एंगस्ट्रॉम, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन जिसकी मोटाई 40 से 60 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आप लोगों को खाली जगह दिखाई दे रहा होगा। इस खाली जगह को, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोलेंगे? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। मतलब क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। इस स्पेस की जो चौड़ाई होती है, मतलब इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन तक की जो चौड़ाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी? 75 एंगस्ट्रॉम। इतनी बातें क्लियर? आगे हम देखते हैं। अब ये दो मेम्ब्रेन हो गए, इनके बीच की चौड़ाई हो गई। इन मेम्ब्रेन के बीच के स्थान को, इस पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। बीच वाले इस पूरे भाग को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इस स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है? इस स्ट्रोमा में दोस्तों एक तो पाया जाता है डीएनए, जो एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, गोल होता है, ठीक है, इस तरीके से राउंड शेप में है, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए बोलते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए तो क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है ना, क्योंकि ये अपना कुछ प्रोटीन खुद से बना लेता है, क्योंकि इसके पास खुद का भी डीएनए होता है। और ये क्यों होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए कैसे पाया जाता है, अगर ये आप लोगों को जानना है तो एंडोसिम्बायोसिस का थ्योरी पढ़ लीजिएगा, जिसका वीडियो मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा।
पहले जो क्लोरोप्लास्ट थे ये प्रोटोबैक्टीरिया थे, ये बाद में यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा बने हैं, इसलिए इनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। तो यहाँ पे इनका डीएनए पाया जाएगा इस स्ट्रोमा में। इसके अलावा इनके पास राइबोसोम पाया जाता है, इनका खुद का राइबोसोम जो 70S टाइप का होता है। अब आप सोच रहे होंगे प्लांट सेल में तो 80S टाइप का राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल में। यस, जो प्लांट सेल है उनके न्यूक्लियस में 80S टाइप का राइबोसोम होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर अलग से राइबोसोम पाया जाता है जो 70S टाइप का होता है। और ये इसीलिए होता है जैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि ये पहले प्रोटोबैक्टीरिया हुआ करते थे, बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे। इनके अंदर डीएनए पाया गया, राइबोसोम पाया गया। इसके अलावा कुछ ये जो रेड रेड आप लोगों को डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये तेल के बूंदों जैसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स या ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, तेल के बूंद कैसे बनते हैं, ये फूड मटेरियल को स्टोर करने के कारण बनते हैं। तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पूरे भाग में वाटर कंटेंट भरा होता है, जल भरा होता है। तो ये चीजें पाई जाती हैं स्ट्रोमा के अंदर। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रोमा में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देख पा रहे होंगे, ये इन चीजों को, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। एक को बोलना हो तो ग्रेनम, ये है एक ग्रेनम, ये दूसरा ग्रेनम, ये तीसरा, ये भी एक ग्रेनम है, ये भी एक ग्रेनम है। अगर सभी को एक साथ बोलना हो तो हम लोग ग्रेना बोलेंगे, और एक को बोलना है तो 1 ग्रेनम बोलेंगे। ये जो ग्रेनम है ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट हैं, जिस स्ट्रक्चर से ये कनेक्ट हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं, ठीक है। तो कई सारे ग्रेनम होते हैं और सारे के सारे ग्रेनम स्ट्रोमल लैमेली द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये जो ग्रेनम होते हैं, ये ग्रेनम इस तरीके से सिक्के नुमा संरचना के अरेंज होने के कारण बनते हैं। जैसे हम लोग 10-10 का सिक्का लें, 10 सिक्का, ठीक है, और सिक्के को एक के ऊपर एक रख दें तो जो स्ट्रक्चर बनता उसको हम लोग ग्रेनम बोलते, और एक सिक्का को हम लोग बोलते थैलेकोइड। उसी प्रकार ये जो ग्रेनम है, एक ग्रेनम इस तरीके से सिक्के नुमा स्ट्रक्चर से बना होता है। इस एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थैलेकोइड, 1 थैलेकोइड। तो ये जो ग्रेनम है, ये ग्रेनम थैलेकोइड से मिलकर बने होते हैं, और इन्हीं थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में ही लाइट को रिसीव करने के मशीनरी होते हैं, सिस्टम होते हैं, रिएक्शन सेंटर होते हैं, ठीक है। तो चलिए इन ग्रेनम को हम लोग बाहर निकाल के देख लेते हैं डिटेल से कि ये ग्रेनम कैसे होते हैं। अगर हम लोग एक ग्रेनम को बाहर निकाल लें तो ग्रेनम कई सारे थैलेकोइड से मिलकर बना है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 थैलेकोइड से मिलकर बना हुआ ग्रेनम है। इसी तरीके से जो ग्रेनम है वो थैलेकोइड से मिलकर बने होते हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ 2 थैलेकोइड को दिखाया हूं। अब देखिए ये जो ग्रेनम है, इस ग्रेनम में जो दबे हुए मेम्ब्रेन है, यानी आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये एक थैलेकोइड है, ये दूसरा थैलेकोइड है, और ये बीच का मेम्ब्रेन है। मतलब 2 थैलेकोइड के आपस में दबे हुए जो मेम्ब्रेन है, यहाँ भी ये बीच वाला मेम्ब्रेन, जितने भी ये बीच के मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, ये आपस में दबे हुए हैं एक दूसरे से। तो इन मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं एप्रेस्ड मेम्ब्रेन, आपस में दबे हुए हैं। जो फ्री भाग है, जैसे इस किनारे के सारे मेम्ब्रेन, इधर किनारे वाला पूरा भाग, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, ये फ्री है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये वाला फ्री मेम्ब्रेन है किनारे किनारे वाला, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन, और ये बीच वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। ये जो थैलेकोइड है, थैलेकोइड में रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। तो फोटो सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। तो ये जो नामकरण किया गया है फोटो सिस्टम 1 2, ये इनके खोज के आधार पर, जिसको पहले खोजा गया उसको फोटो सिस्टम 1, जिसको बाद में खोजा गया उसको फोटो सिस्टम 2 कहा गया। ये एक तरीके के रिएक्शन सेंटर होते हैं, यहीं पे लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में जो दबा हुआ नहीं है उसमें पाया जाता है फोटो सिस्टम 1, और एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में पाया जाता है फोटो सिस्टम 2। और इनका डिस्कवरी भी इसीलिए फोटो सिस्टम 1 का जल्दी हुआ क्योंकि ये बिना दबे हुए भाग में होता है, और फोटो सिस्टम 2 दबे हुए में होता है, इसलिए इसका डिस्कवरी बाद में हुआ, तो इसको रखा गया फोटो सिस्टम 2 नाम। और इन्हीं फोटो सिस्टम 2 में और फोटो सिस्टम 1 में लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो ये जो फोटो सिस्टम है ये किस तरीके से स्ट्रक्चर रखते हैं, देखिए इनके बीच में पाया जाता है क्लोरोफिल ए,
उसके बगल वाले लेयर में पाए जाते हैं क्लोरोफिल बी, फिर उसके बाहर कैरोटीनॉइड्स, उसके बाहर ज़ैंथोफिल्स, इस तरीके से पिगमेंट अरेंज होते हैं फोटोसिस्टम 1 में भी। लेकिन फोटोसिस्टम 2 जो है वह 680 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटोसिस्टम 1 जो है वह 700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बस इतना डिफरेंस है इनमें। तो जैसे ही फोटोसिस्टम में लाइट पड़ता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिस्टम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन आगे जाकर एसिमिलेटरी पावर बनाता है जो डार्क रिएक्शन में काम करता है। ठीक है, सारा चीज समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम लोग इसका प्रोसेस देखेंगे तो। ठीक है, आज के इस वीडियो का हमारा उद्देश्य कंप्लीट हुआ कि क्लोरोप्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है ये हमने समझ लिया, और फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में कहाँ होता है फ्रेंड्स, ये फोटोसिंथेसिस जो है फोटोसिस्टम से शुरू होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में शुरू होता है, साथ में स्ट्रोमा में भी होता है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा और लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने जैसे एस्पिरेंट के पास, और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे।